नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट संख्या 27 हल करेंगे। इसके पहले हम 26 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो है वह दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में ही जो है सर्वप्रथम सुदर्शन झील के बारे में जो है वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यशोधर्मन जो है वह हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था, यह मालवा का राजा था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी ने जो है दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, बक्सर का युद्ध जो है सर्वाधिक निर्णायक था। यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उस समय बंगाल के नवाब जो थे वह मीर जाफर थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था वह था हेक्टर मुनरो। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 14वीं सदी ईस्वी में जो है बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोधी वंश के शासक जो थे वह अफगान मूल के थे। लोधी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोधी और अंतिम शासक जो था वह था इब्राहिम लोधी। और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले जो है कौन थे? तो वह थे तुगलक, जो कि सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो था वह मीर जाफर था। यह जो है 1763 से लेकर 65 तक बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा,
मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। यह जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें जो है 3 सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टीफर्ड क्रिप्स और तीसरे जो थे वह एबी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज दल की स्थापना व असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। इसका स्वराज दल का स्थापना जो है 1923 में सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा बाबा रामचंद्र जो है। और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसके बुलाने पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे? तो यहाँ सही जो हो जाएगा वह राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है बुलाने पर वह चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डफरिन था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन जो थे वह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, तो चौथे व्यक्ति जो थे वह थे रोशन सिंह। तो इन चारों लोगों को जो है इस कांड में यानी कि काकोरी कांड में जो है फांसी की सज़ा हुई थी। इसमें सूर्यसेन शामिल नहीं थे। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी से जो है इन्होंने 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इन्होंने जो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। इन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइबर कानून भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत जो है आता है साइबर कानून। अगला प्रश्न है 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है उद्घाटन सत्र, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो है बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो यदि अस्थायी पूछेगा तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछेगा तो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में
संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में ग्राम सभा अस्तित्व में आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा अस्तित्व में आई। ग्राम सभा का जो वर्णन मिलता है वह अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद के सत्र हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। शिक्षा को वर्तमान में जो है वह समवर्ती सूची में रखा गया है। पहले शिक्षा जो थी वह राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है वह आपका लिया गया है मौलिक अधिकार, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अंतराल कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद के 2 सत्रों के मध्य का अंतराल वह 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तीसरा अंग जो है वह राष्ट्रपति है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शीला दीक्षित का 20 जुलाई 2019 को निधन हो गया। वह किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? तो यह क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों को पता होगा, वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 24 जुलाई 2018 को उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गौबा की अध्यक्षता में जो है एक उच्च स्तरीय समिति की गठन किया गया है मॉब लिंचिंग की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों का संगम जहाँ होता है वह मेघना कहलाता है, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जहाँ जाकर मिलती है उन दोनों संयुक्त धाराओं को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैंडल पीक। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये दिया है उष्णकटिबंधीय वन, तो यह कहाँ पाए जाएंगे? तो यह साइलेंट वैली जो कि केरल में है। और बी है शंकु वृक्ष वन, तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। सी है कच्छ वनस्पति, तो यह सुंदरवन डेल्टा में पाए जाएंगे, पश्चिम बंगाल में है। और डी है पतझड़ वन, तो यह राजस्थान में पाए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत का प्रथम जैविक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। सिक्किम भारत का प्रथम जैविक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की 8 मिशनों में शामिल नहीं है?
तो यह है नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन, या वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान। एक ऐसा देश है जहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो पाई जाती है वह 0.03%, और सर्वाधिक जो है वह नाइट्रोजन की सांद्रता पाई जाती है 78%। उसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन की सांद्रता पाई जाती है 21% के करीब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं। बेंगलुरु का संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो वायुयान से हो जाएगा आपका, यानी कि ए का तीसरा। उसके बाद कोरबा का संबंध हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम से। फिर है जमशेदपुर का संबंध हो जाएगा लौह इस्पात से। और डी है मलाजखंड का जो है संबंध हो जाएगा आपका तांबा उत्पादन से। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ए दिया है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो यह आपका सही है। बी है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी सही है। सी है तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को मनाया जाता है, तो यह आपका गलत है। तंबाकू निषेध दिवस जो है वह 31 मई को मनाया जाता है। और डी है ओजोन दिवस, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग यह हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी कि 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटा जो है यह अंतिम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अब निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील यानी कि हॉट स्पॉट स्थल माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। यह जैव विविधता के दृष्टि से जो है एक हॉट स्पॉट है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बिष्ट दोआब किनके मध्य पाई जाती है? तो यह जो है ब्यास तथा सतलज के मध्य पाई जाती है, तो ए का जो है तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है बारी दोआब, तो यह राबी तथा ब्यास के मध्य पाई जाती है, तो बी का दूसरा होगा। सी है रचना दोआब, तो यह जो है राबी तथा चिनाब के मध्य पाई जाती है। और नेक्स्ट है आपका चाज दोआब, तो यह चिनाब तथा झेलम के मध्य पाई जाती है, तो आपका ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बादल परिणाम है किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ बादल जो है संघनन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है घरेलू फ्रिज में उपयोग होने वाला ठंडा करने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अथवा रसायन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका बी से हो जाएगा क्यूनाइन, या फिर जिसे कुनैन भी कहा जाता है, तो यह जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह जो है एक मलेरिया की दवा है।
अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई आपको ईमेल भेजता है तो सामान्यतः आपके ईमेल खाते के किस फोल्डर में वह पहुंचेगा? तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, तो यह जो है इनबॉक्स में पहुंचेगा, ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदित्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदित्य जो है यह एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है वह 206 है। अगला क्वेश्चन है खमीर किस प्रकार का जीव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खमीर वह कवक जो है कवक प्रकार का जो है जीव है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का दहन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 और H2O। अगला क्वेश्चन है ट्रक जैसे भारी मोटर वाहनों के लिए कौन सा ईंधन को वरीयता दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रक जैसे भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल ईंधन की वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है भरे हुए पेट्रोल टैंकर की अपेक्षा तत्काल खाली किए जाने वाले टैंकर अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा क्योंकि उनके भीतर पेट्रोल की वाष्प होती है जिससे आसानी से आग लग सकती है। अगला क्वेश्चन है अब हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए सही संक्षिप्त समीकरण कौन सा है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उसके बाद ग्लूकोज प्लस जल प्लस ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है संस्थान का नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति। तो चलिए जो है देख लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है, तो ए का चौथा हो जाएगा। बी है भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में स्थित है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है निराला आर्ट गैलरी, तो यह प्रयागराज इलाहाबाद में है, सी का दूसरा होगा। और डी है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यह रायबरेली में है, तो डी का पहला। तो ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कहाँ से? तो यह जो है कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक जो थे वह पंडित जुगुल किशोर मिश्र थे। अगला क्वेश्चन अब है उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यान संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुहरे, मृदा पात्र और सिक्के का। अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा सुलहकुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित होती है? तो कल्याण पत्रिका जो है यह गोरखपुर से प्रकाशित होती है, गीता प्रेस से। अगला क्वेश्चन है पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा लखनऊ में। बीरबल साहनी संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनके औद्योगिक केंद्रों के नाम नीचे दिए गए हैं, सही जोड़ा बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो यह हो जाएगा आपका झांसी में। उसके बाद है तेल शोधक कारखाना, तो यह हो जाएगा मथुरा में। और उसके बाद है आपका
अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड, तो यह हो जाएगा आपका लखनऊ में। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम, तो यह हो जाएगा कानपुर। तो ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनराई और ललितपुर क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, गंगा नदी को जो है प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनेप द्वारा जो है यह विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। और अगला क्वेश्चन है, समिति और उनके उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? पहला है गोस्वामी समिति, औद्योगिक रूढ़ता के संबंध में। दूसरा है किरीट पारेख समिति, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शाख विस्तार। और तीसरा है सोधानी समिति, विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार संबंधी सुझाव। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका गोस्वामी समिति का संबंध जो है औद्योगिक रूढ़ता के संबंध में है, सही है आपका। दूसरा है किरीट पारेख समिति, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शाख विस्तार से, तो यह आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है सोधानी समिति, विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार संबंधी सुझाव, तो यह भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है? तो यह जो है ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी नीतियों को यानी कि निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को बढ़ावा देना है। तो उपयुक्त सभी, यहाँ डी ऑप्शन से होगा। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन जो है वो जब किसी देश द्वारा मुद्रा की जो है विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो इसे जो है अवमूल्यन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सरकारीय आयोग की नियुक्ति किस पर रिपोर्ट देने हेतु की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। तो प्रश्न पूछता है आपसे सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध से। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब किसकी मौजूदगी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, सार्वजनिक और गैर सरकारी क्षेत्र की मौजूदगी से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, गुगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बार संसद में बजट प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात सरकार को उससे संबंधित सभी धन विधेयक कितने दिन में वापस कराने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 दिन में। और अगला क्वेश्चन है, 1945 में पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए किस राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी का साक्षात्कार लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.आर. नारायणन ने। और अगला प्रश्न है, किस त्यौहार के दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओणम त्यौहार के दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अपने लेखन में किसी व्यक्ति के संबोधन में डोरमैट शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डिकेंस। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं। केरल का संबंध जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर से हो जाएगा, तो ए का चौथा हो जाएगा। बी है तमिलनाडु का संबंध जो है वह मदुरई मीनाक्षी मंदिर से होगा। और सी है महाराष्ट्र का संबंध जो है हो जाएगा महालक्ष्मी मंदिर से हो जाएगा। और पंजाब का संबंध जो हो जाएगा वह स्वर्ण मंदिर से। तो ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सेवराय हिल्स स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में सेवराय हिल्स स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बथुकम किस राज्य का पर्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बथुकम यह तेलंगाना राज्य का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में उदारीकरण के प्रथम चरण को जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेल के भंडार सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा तेल के भंडार वह वेनेजुएला में है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतया किससे है? तो यह जो है सुरक्षा परिषद से है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र जो है का एक नाम है दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से पूर्व आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल थीं। वर्तमान में फिर इनको जो है मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का जो है कार्यभार जो है सौंप दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो इसके बाद थे वह थे लालजी टंडन। लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर से जो है आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का कार्यभार सौंप दिया गया है। तो अब ये दो राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कन्या सुमंगला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने, उनके भविष्य को उज्ज्वल करने और उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने हेतु संबंधित है कन्या सुमंगला योजना। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है? तो कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, तो जिराफ का संबंध आपका हो जाएगा अफ्रीका से, क्योंकि जो है जिराफ वो ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद का संबंध आँख से है तो निमोनिया का संबंध किससे होगा? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, निमोनिया का संबंध फेफड़े से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभुत्व का संबंध आधिपत्य से दिया गया है तो स्वतंत्रता का संबंध किससे होगा? तो स्वतंत्रता का संबंध जो है वह स्वायत्तता से हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट जो है वह प्रश्न संख्या 118 से 20 तक, दो वस्तुएं, घटनाएं अथवा विचार किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों के आधार पर आपको वही संबंध अन्य दो वस्तुओं, घटनाओं या विचारों से स्थापित करना है। तो प्रकाश का संबंध सूर्य से दिया गया है, तो ऊष्मा का संबंध किससे होगा? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऊष्मा का संबंध वह अग्नि से हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8
का संबंध जो है 9 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा? तो आप देख सकते हैं 8 जो है वह 2 का क्यूब है, उसके बाद जो है 9 जो है वह 3 का स्क्वायर है, उसके बाद आप देख सकते हैं 64 जो है वह 4 का जो है क्यूब है, उसके बाद तो क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल का संबंध छिलके से दिया गया है, तो बाघ का संबंध किससे हो जाएगा? तो फल के बाहरी आवरण को जो है छिलका कहा जाता है, तो बाघ के जो है बाहरी आवरण यानी कि उसका बाघ चर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों ये था आज के प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।